10वें अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को सादर सुप्रभात। बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। व्याकरण का पहला खंड, पहला अध्याय है प्रत्याहारों का सामान्य परिचय और वर्णों का उच्चारण स्थान। व्याकरण जैसा कि आप बचपन से देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भाषा का ठीक ठाक बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना सीखते हैं। संस्कृत व्याकरण का महत्वपूर्ण बिंदु है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र महर्षि पाणि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी, व्याकरण से संबंधित ग्रंथ अष्टाध्यायी से में वर्णित है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए महर्षि पाणि ने भगवान शिव की आराधना की, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव का प्राकट्य हुआ और शिव ने डमरू को बजाकर तांडव नृत्य किया। जितनी बार उन्होंने डमरू को बजाया उतने सूत्रों की उत्पत्ति हुई। उन्होंने डमरू को 14 बार बजाया, जिससे 14 माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई। ये 14 माहेश्वर सूत्र इस प्रकार हैं। नंबर 1 आ ई ऊ, नंबर 2 ऋग्, नंबर 3 एओं, अयौच, हैवरट, लड़, यमागणना, झभाएं, घाटाधस, जबागाडा 10, खा फा छा ठा था चटतौ, कपय, सक सर, हल। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं आयो, ऋलिक, अयों, अयोच, हैवरट, लड़, यमागणना, झभाएं, घाटाधस, जबागाडा 10, खा फा छा ठा था चटतौ, कपय, सक सर, हल। इन माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण होता है। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ होगा संक्षेपीकरण। इन कम शब्दों में अधिक बातों को कहना। इन 14 माहेश्वर सूत्रों से अक, अच, अण, हल, जस इत्यादि कुल 42 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। कितने प्रत्याहार? 42। जैसे पहले सूत्र से हम उठाते हैं आ च, अच प्रत्याहार है। प्रत्याहार 2 वर्णों का होता है और अंतिम वर्ण इसका हलंत होता है। जब हम इसकी गणना शुरू करेंगे तो पहले वर्ण से शुरू करके आखिरी चौथे सूत्र में आखिरी में आ रहा है, देखिए चा, यहां तक जाएंगे। शर्त यह है कि बीच के हलंत वर्णों को छोड़ देंगे। अब इसको देखेंगे आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। इतने वर्ण इस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। गिनेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी संख्या कुल है 9। ये 9 वर्ण संस्कृत भाषा के मूल स्वर हैं, यानी अच कह देने से संस्कृत भाषा के 9 स्वरों का बोध हो जाता है। अगर हम अल कहें, अल प्रत्याहार, तो पहले सूत्र के आ से शुरू होकर के 14वें सूत्र के ला तक जाएगा और इस बीच के सारे वर्ण इसके अंतर्गत आ जाएंगे। हलंत वर्णों को छोड़कर इससे संपूर्ण वर्णमाला का बोध होगा। इसी प्रकार हल प्रत्याहार में हा से शुरू होगा, सूत्र नंबर 5 के हा से, और 14 के ला तक जाएगा हल। इसके अंतर्गत ये बीच के वर्ण आएंगे हलंत वर्णों को छोड़कर, और इसमें व्यंजन वर्णों का बोध होगा, जिनकी संख्या है कुल 33। तो 33 व्यंजन और 9 स्वर ये मूल रूप से संस्कृत में स्वीकार किए गए हैं। इनकी संख्या हो जाती है कुल 42। शेष जो बच रहे हैं उनके विषय में हम आगे बात करेंगे। आप बनाएंगे जैसे जस
जस प्रत्याहार यहाँ दसवें के जा से आ रहा है, इसी से बन रहा है, इसमें आ जाएगा कौन, जा, बा, गा, डा, गा। इसको हमने इसलिए लिखा है, इसमें वर्ग का तीसरा वर्ण आता है। का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, सबका तीसरा वर्ण इस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाता है। कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि उस प्रत्याहार का नाम बताइए जिसमें वर्ग के तीनों वर्ण आते हैं। तो अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप लिखेंगे जस प्रत्याहार, और जस प्रत्याहार में वर्ण आ रहे हैं जा, ब, ग, द और द। इस प्रकार कुल 42 प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्याहारों की गणना करते समय बीच के हलंत वर्णों को छोड़ दिया जाता है और बीच के वर्णों की गिनती कर ली जाती है। क्रम आता है वर्ण। पहले हम ये जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर का शाब्दिक अर्थ है कि जो नष्ट न हो। मुख से निकली हुई उन ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है जिनका विभाजन ना किया जा सके या जिनके टुकड़े ना किए जा सके, उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण के भेद में पहला आता है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, स्वर की वर्ण की परिभाषा देंगे, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, आदि, ये स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में एक मात्रा के उच्चारण का समय लगता है और ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आ, ई, उ, री, ली, ये 5 वर्ण आते हैं। दूसरा भेद होता है इसका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा के उच्चारण का समय लगता है और इसके अंतर्गत आता है आ, ए, ऐ, ओ, औ, उ, री। ये 8 वर्ण जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। री में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान देंगे। ये भी ह्रस्व में जाएगा और ये भी दीर्घ में जाएगा, क्योंकि जो वैदिक री का प्रयोग होता है यह नीचे की मात्रा डबल हो जाती है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर के अंतर्गत माना गया। तीसरा बनता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है और इसमें हम जैसे लिखते हैं ओम, इसका उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता है ओम। ये हुई आपके स्वर वर्ण। फिर आता है व्यंजन। व्यंजन में व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है। व्यंजन वर्णों के निम्न भेद हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के वर्ण आते हैं। इनकी संख्या है कुल 25। वर्ग का मतलब का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5 वर्ण हैं। उसी तरह चा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग। तो एक वर्ग में 5 वर्ण, 5 वर्ग बन रहा है, 5 5 25, ये 25 वर्ण आते हैं स्पर्श व्यंजन में। दूसरा आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है या, रा, ला, व, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। तीसरा है अंतस्थ।
अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत सा, 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 हा ये आते हैं। फिर इसके अतिरिक्त एक भाग इसका बनता है अयोगवाह। अयोगवाह से आपका अभी बहुत अभिप्राय नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए जान लीजिए। पहला इसमें होता है अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक। अनुनासिक अनुस्वार में जो है, जैसे आप लिखते हैं राम, ऊपर ये अनुस्वार में देखो हो जाता है रामम, तो ये वर्ण अनुस्वार में आता है। विसर्ग है, जैसे लिखे हैं राम और आगे लगाए तो ये बन गया राम, ये है विसर्ग वर्ण। और अनुनासिक में ऐसे रखते हैं जल्दी जल्दी टाइप, ये है अनुनासिक। इसके अलावा जिह्वामूलीय वर्ण आता है पा और का, तो कुल मिलाकर के ये हो जाते हैं चार, चार ये हो गए 13 4 17, और ये कुल मिलाकर के संस्कृत में वर्णों की संख्या हो जाती है 50। वर्णों के उच्चारण स्थान को जानने के लिए सबसे पहले इसके विधायक सूत्र को जानेंगे। पहला सूत्र है आकु विसर्जनीय नाम कंठा। इसकी जब हम व्याख्या करेंगे तो आ का वर्ग, हा और विसर्ग, विसर्ग वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। आ इन दोनों आएगा आ का वर्ग, का, खा, गा, घा, अंगा, हा, और जिनमें विसर्ग होगा इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होगा। दूसरा सूत्र है इचु यशानाम ताल। इसमें ई, चा वर्ग, या और सा का उच्चारण स्थान ताल होगा। ताल जो जिह्वा के नीचे का भाग है, आप उच्चारण कर देते हैं ई, च, छ, जिह्वा नीचे जा रही है, ये है ताल। तीसरा है ऋतु रसानाम मूर्धा। इसमें री, टा वर्ग, सा, रा का उच्चारण स्थान होगा मूर्धा। मूर्धा जो है वो जिह्वा का जहां स्पर्श करती है मुख का ऊपरी भाग है, जैसे आप उच्चारण करके देख सकते हैं, बोलेंगे ट, ठ, ड, जिह्वा ऊपर का स्पर्श कर रही है, ये है मूर्धा। अगला सूत्र आता है लितुलसानाम दंता। तो इसमें आ जाएगा री, ता वर्ग, ला और सा। ध्यान देंगे सबका सा अलग अलग है। सा का उच्चारण स्थान है दंत। इसका उच्चारण स्थान करने में जिह्वा जो है वो दांत का स्पर्श करती है। देखिए री, ता, था, द, ध, न, ल, स। तो री का, ता वर्ग का, ला का और सा का उच्चारण स्थान दंत है। पांचवा सूत्र आपका आता है उपुपध्यमानीय नाम ओष्ठव। इसमें है उ और पा वर्ग, उ और पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारी जिह्वा होठ का स्पर्श करेंगे। देखिए उ, पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, म। बिना होठ की सहायता से इन वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता। अगला है यम, नाम, गणा, ना, नाम, नासिका च। ये ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण केवल नासिका से होता है। उसमें आता है इया, अंगा, अड़ा, ना, मा। यानी जो वर्ग का पांचवा वर्ण है उन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान हो जाता है नासिका। इसको जब हम बोलते हैं तो नासिका की मदद लेते हैं। अंगा, इया, अड़ा, ना, मा। फिर एक है तो कंठ ताल, ए, आय। इन दो वर्णों के उच्चारण में कंठ और ताल, कंठ और ताल
दोनों की भूमिका होती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होता है। तीसरा है ओदौतो कंठस्थम, ओ और औ का, ओ और औ का उच्चारण स्थान होगा कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों होता है। वकार से दंतोष्ठम, वा का उच्चारण स्थान, वा का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है, दंत और ओष्ठ है। इसमें ध्यान देने की बात यह है, ये जो वर्ण आप देख रहे हैं इया, अंगा, अड़ा, ना और म, इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। और जहां वर्ग की बात आती है, जैसे का वर्ग आया तो अंगा आ गया, चा आया तो इया आ गया, ता आया तो अड़ा आ गया, ता आया तो ना आ गया और पा आया तो मा आ गया, इनके ये भी उच्चारण स्थान होते हैं। अब जब वहां प्रश्न आता है कैसे आता है, इस पर निर्भर है। अगर इसका पूछते हैं कि इया, अंगा, अड़ा, ना और मा का उच्चारण स्थान, तो आप नासिका लिखेंगे। और अगर वर्गवार पूछते हैं कि का वर्ग का या पा वर्ग का, तो जो है वही लिखेंगे, उसमें नासिका नहीं लिखेंगे।